ये कहानी है एक गोरिल्ला और एक गांव की कम उम्र की लड़की की। कैसे वो गोरिल्ला उस लड़की के साथ रातें गुजारता रहा, उसे अपने जाल में फंसाकर हमलावर कर दिया और फिर जंगल में तन्हा छोड़ गया। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव की जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। लेकिन गांव के लोग उस हरियाली में छुपे जंगल से हमेशा खौफजदा रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं तो कुछ कहते कि जंगली जानवर कई गांव वालों को खा चुके हैं। इन डरावनी कहानियों ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके दिलों में डर बिठा दिया था। गांव का प्रधान, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, उन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता और लोगों को सख्ती से कहता, जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां जाने का मतलब है कभी वापस ना आना। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की ऐसी थी जो जंगल के बारे में हमेशा जिज्ञासु रहती थी। उसका नाम नेहा था। 18 साल की नेहा गांव की बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घरेलू कामों में लगी रहती थीं, नेहा घंटों जंगल की तरफ देखती रहती थी। नेहा को बचपन से ही सवाल करने की आदत थी। उसकी माँ अक्सर कहती, नेहा ज्यादा सवाल मत किया कर, लड़कियों को इतना नहीं सोचना चाहिए। मगर नेहा मानने वालों में से नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब लोग डरते हैं। गांव के लोग नेहा को अजीब नजरों से देखते थे। वो उसे जिद्दी और अनोखी कहते, मगर नेहा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक दिन वो जंगल में जाए और वहां के राजों को जाने। नेहा को जंगल की तरफ एक अनोखा सा खिंचाव महसूस होता था। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वो देर तक उसे तकती रहती। रात को जब जंगल से अजीब और गरीब आवाजें आती, नेहा खिड़की से बाहर झांकती और सोचती, क्या ये आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वो अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त राधा से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगी। राधा तुरंत कहती, पागल मत बन नेहा, काका ने कहा है वहां भूत रहते हैं। नेहा मुस्कुराकर कहती, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। एक दिन गांव में सबको बुलाया गया। काका ने ऐलान किया, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जंगल वाकई में खतरनाक है या नहीं जब तक हम वहां जाए नहीं। गांव वाले हैरानी से उसे देखने लगे। एक बुजुर्ग बोले, लड़की, ये बड़े बुजुर्गों की बात है। नेहा खामोश हो गई, मगर उसने दिल में फैसला कर लिया था कि वो जंगल जरूर जाएगी। उसी रात नेहा ने अपने घर की खिड़की से जंगल की तरफ देखा। चांदनी रात थी। नेहा ने तय कर लिया था कि अब और इंतजार नहीं करेगी, वो अगली सुबह ही जंगल जाएगी। सुबह सवेरे उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटियां, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखीं। उसकी माँ ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो। नेहा ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं राधा के साथ खेतों पर जा रही हूँ। नेहा ने आहिस्ता आहिस्ता गांव की हद पार की और जंगल की तरफ बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और जोश दोनों ही भरे हुए थे। जंगल में कदम रखते ही नेहा को एक अजीब सी गूंज महसूस हुई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखें इस तरह गूंथी हुई थीं जैसे आसमान तक पहुंचती हों। नेहा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया महसूस होता। कहीं कोई रंग बिरंगा परिंदा गा रहा था तो कहीं झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कितना खूबसूरत है ये जंगल, उसने आहिस्ता से खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, जंगल और भी घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि ये खूबसूरती के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। चलते चलते नेहा ने देखा कि वो गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। अचानक झाड़ियों से तेज आवाजें आईं। नेहा रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के बावजूद झाड़ियों की तरफ बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से कुत्ते को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। कुत्ते को देखकर उसकी जान में जान आई। मैं पागल हो रही हूँ, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूँ। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद नेहा को थकान महसूस होने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी टोकरी से रोटी निकालकर खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हरकत महसूस हुई, लेकिन इस बार आवाज भारी और गंभीर थी। ये किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। नेहा ने ध्यान से झाड़ियों की तरफ देखा।
उसने देखा कि एक बड़ा गोरिल्ला झाड़ियों से बाहर आ रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो दर्द से कराह रहा था। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर देखा था। गोरिल्ला ने भी नेहा को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। गोरिल्ला ने नेहा को देखा और धीरे से बैठ गया। नेहा डरी हुई तो थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो नेहा को डर के बावजूद उसके करीब जाने की हिम्मत दे रहा था। गोरिल्ला ने गिरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। मगर गोरिल्ला ने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। नेहा ने गोरिल्ला को अपनी बची हुई रोटी दी। गोरिल्ला ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। नेहा को यह देखकर खुशी हुई कि वो उसे अपना दुश्मन नहीं समझता। तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, नेहा ने कहा। ऐसा लगा जैसे गोरिल्ला उसे समझ सकता हो। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके पास आ गया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि जंगल का ये विशाल जानवर कितना मासूम और सादा है। गोरिल्ला के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद नेहा को एहसास हुआ कि सूरज ढलने वाला है। वो वापसी का रास्ता भूल चुकी थी। गोरिल्ला ने नेहा की तरफ देखा और जैसे उसकी मौजूदगी ने नेहा को एक अजीब सा सहारा और सुरक्षा दी हो। नेहा ने सोचा, शायद मैं यहाँ रात बिता सकती हूँ। ये गोरिल्ला मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। रात भर नेहा ने जंगल की आवाज़ें सुनी और गोरिल्ला को अपने करीब बैठे पाया। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीज़ें हमें डराती हैं वो ज़रूरी नहीं कि बुरी ही हों। जंगल में पहली रात गुजारने के बाद नेहा ने सुबह की ठंडी हवा को महसूस किया। नेहा ने देखा कि गोरिल्ला अभी वहीं बैठा है, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, है ना? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा और उसकी ओर कुछ बढ़ाया। ये पहली बार था जब गोरिल्ला ने नेहा को कुछ देने का इशारा किया। नेहा ने वो फल लिया और खा लिया। शायद हम दोस्त बन सकते हैं, नेहा ने कहा। नेहा ने गोरिल्ला को गौर से देखा। उसकी चाल, उसके अंदाज और आखिर में एक अजीब सी मासूमियत थी। वो धीरे धीरे उसके पास गई और उसके जख्म की पट्टी देखी। गोरिल्ला ने कोई विरोध नहीं किया। नेहा को महसूस हुआ कि अब वो उस पर भरोसा करने लगा है। कुछ देर बाद गोरिल्ला उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में गोरिल्ला ने उसे पेड़ों से फल तोड़कर दिखाए। एक दिन गोरिल्ला ने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया जहां कई परिंदे अपने घोंसले बना रहे थे। तो तुम मुझे अपना घर दिखा रहे हो? नेहा ने पूछा। गोरिल्ला ने सिर हिलाया, जैसे हाँ में जवाब दे रहा हो। ये इशारा उनके रिश्ते को और गहरा करता जा रहा था। नेहा ने अगले कुछ दिन जंगल में गोरिल्ला के साथ बिताए। उसने जंगल के कई राजों और रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि गोरिल्ला कैसे दूसरे जानवरों के साथ रहता है और कैसे वो नेहा को उन जगहों से बचाता है जहां सांप या खतरनाक जानवर हो सकते थे। गोरिल्ला ने नेहा को जंगल के ऐसे फल और जड़ी बूटियां दिखाई जो खाने के काबिल थीं। नेहा ने महसूस किया कि गोरिल्ला सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो बहुत समझदार और संवेदनशील था। इन दिनों के दौरान नेहा को अपने गांव की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने एक दिन गोरिल्ला से कहा। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। नेहा ने महसूस किया कि गोरिल्ला उसे रोकना तो नहीं चाहता, लेकिन वो उसे छोड़ने को भी तैयार नहीं था। लेकिन जब वो जंगल से बाहर की तरफ चलने लगी तो गोरिल्ला ने उसका पीछा किया। नेहा ने गांव की हदों के करीब पहुंचकर गोरिल्ला को रोकने की कोशिश की। तुम्हें यहीं रुकना होगा, अगर गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो वो डर जाएंगे। गोरिल्ला ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसे समझ रहा हो, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। गांव वापस पहुंचने के बाद नेहा का बर्ताव बदल गया। वो अक्सर अकेले जंगल की तरफ देखा करती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। नेहा का दिमाग ठीक नहीं लग रहा, एक बुजुर्ग औरत ने कहा। काका ने भी कहा, ये लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। नेहा के माँ बाप ने भी उससे सवाल किए, तुम जंगल में क्या देखने गई थी, वहाँ क्या हुआ? नेहा ने बस इतना कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में एक छुपे हुए राज की झलक थी जो हर किसी को खटक रही थी। रात के वक्त जंगल में गोरिल्ला भी नेहा को याद करता। वो उसकी खुशबू को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव की सरहद तक
आ जाता। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने गोरिल्ला को जंगल के करीब देखा और डर के मारे गांव आकर बताया, एक बड़ा जानवर जंगल से गांव की तरफ आ रहा है। यह सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। काका ने फौरन ऐलान किया, ये कोई मामूली जानवर नहीं है, ये जंगल की बला है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आई है। हमें इसे खत्म करना होगा। जब नेहा ने गांव वालों की बातें सुनी तो वो डर गई और समझ गई कि गांव वाले गोरिल्ला को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, उन्हें रोको, ये जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी माँ गुस्से में बोली, तुम चुप रहो, ये बड़े लोगों का काम है, तुम्हें कुछ नहीं पता। नेहा ने अपनी दोस्त राधा से मदद मांगी। राधा, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। राधा ने डरते हुए कहा, तू पागल हो गई है नेहा, अगर गांव वालों को पता चल गया कि तू उसकी तरफदारी कर रही है तो वो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन नेहा ने किसी की परवाह किए बिना जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के पास पहुंचकर नेहा ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से आवाज निकाली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। नेहा ने उसे गले लगाकर कहा, तू यहाँ क्यों आया? तुझे गांव वालों से खतरा है। गोरिल्ला उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी आंखों में नेहा के लिए प्यार छलक रहा था। नेहा ने उसे वापस जंगल की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास आ पहुंचे और उन्होंने गोरिल्ला पर हमला शुरू कर दिया। गोरिल्ला ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। काका ने चिल्ला कर कहा, इसे मार दो, ये हमारे गांव के लिए खतरा है। नेहा बीच में आ गई और चिल्लाकर बोली, रुको, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। काका ने गुस्से से कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, ये जंगल की बला है। नेहा ने दृढ़ और निश्चय होकर कहा, ये कोई बला नहीं है, ये सिर्फ एक जानवर है जो प्यार और देखभाल को समझता है। मैंने इसे घायल हालत में देखा था और इसकी मदद की थी। इसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले पहले तो नेहा की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गोरिल्ला को घेरा, लेकिन गोरिल्ला ने किसी पर हमला नहीं किया। उसकी शांत चाल और नेहा के साथ उसका लगाव देखकर कुछ गांव वालों ने कहा, शायद ये सच में खतरनाक नहीं है। काका और उसके आदमी फिर भी गोरिल्ला पर हमला करने की तैयारी करने लगे। नेहा ने गोरिल्ला को देखा और कहा, तुझे भागना होगा, ये लोग तुझे नहीं समझेंगे। गोरिल्ला ने नेहा की बात को समझा और जंगल की तरफ दौड़ गया। नेहा ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन काका की जिद के सामने वो हार गई। गोरिल्ला जंगल में भाग गया, लेकिन नेहा को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। नेहा ने दूर से उसे जाते हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में सोचा, गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को खत्म कर दिया, लेकिन मैं जानती हूं कि गोरिल्ला कभी हमारे लिए खतरा नहीं था। गोरिल्ला के जंगल में चले जाने के बाद नेहा की जिंदगी में एक खला आ गया। वो हर दिन जंगल की तरफ देखा करती, उम्मीद करती कि शायद गोरिल्ला वापस लौट आए। एक दिन राधा ने उससे कहा, नेहा, तू ऐसे क्यों रह रही है? वो तो सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। नेहा ने धीरे से कहा, वो सिर्फ जानवर नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। उसने मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। गोरिल्ला के साथ मेरा सब कुछ हो गया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है एक ऐसी हाफिज़े कुरान लड़की की जिसकी मौत ईद कुर्बानी के दिन हुई थी। उसकी मौत के बाद होने वाले वाकयात ने सब लोगों को हैरत में डाल दिया था। वो लड़की बहुत नेक थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती, नमाज रोजे की पाबंद थी, तहज्जुद गुजार थी। मगर जब वो मर गई तो उसकी मैयत के साथ कुछ ऐसे दर्दनाक वाकयात हुए कि सब लोगों के दिल दहल कर रह गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी नेक लड़की के साथ ये सब क्यों हो रहा है, उसे मरने के बाद इतनी संगीन सज़ा क्यों मिल रही है। ये सब जानने के लिए आपको हमारी आज की पूरी वीडियो ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि यह गुनाह आप भी बकरीद से पहले करना छोड़ देंगे। मेरा नाम पलोशा है। मैं शादी होकर जिस घर में आई थी उस घर की शोहरत दूर दूर तक थी। सब लोग मेरे ससुराल वालों को बहुत सराहते थे, उनकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते थे। यही वजह थी कि जब वो लोग मेरा रिश्ता लेने के लिए आए तो अम्मी अब्बू ने बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर वक़्त लिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी।
इस बात पर मुझे गुस्सा भी आया था। मैंने एहतिजाज भी किया कि आपको इतनी जल्दी हाँ नहीं करनी चाहिए थी, मगर 2 महीने के मुख्तसर अरसे के बाद जब मैं ब्याह कर ससुराल में आई तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि उन लोगों के बारे में सब लोग जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सच है। मेरे ससुराल में शौहर के अलावा उनके अम्मी अब्बू और एक छोटी बहन थी जिसकी चंद माह बाद शादी होने वाली थी। मेरी ननद हाफिज़े कुरान थी, बहुत नेक लड़की थी। इतनी अच्छी लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। सास ससुर भी बहुत इज्जत करते, बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। मेरे शौहर और ससुर दोनों बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। यही वजह थी कि घर में खुशहाली थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर उसके बावजूद भी मेरी सास और ननद घर के सारे काम अपने हाथों से करती थीं। सास तो पिछले कुछ अरसे से बीमार थीं, वो ज़्यादा काम काज नहीं कर सकती थीं। बैठकर सब्जी बना देती थीं या फिर ज़मीन पर झूला रख कर खाना बना लिया करती थीं। बाकी सब काम मेरी ननद अकेले ही करती। मैं जब भी उसका हाथ बटाने के लिए किचन में आती तो कहने लगती, अरे भाभी आप जाएं, आराम करें। आपकी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि हम आपको किचन में चूल्हे के आगे झोंक दें। मुझे उसकी मोहब्बत पर हंसी भी आती थी और यह देखकर मेरी आंखें भी नम हो जाती थी। हमेशा से मैं ऐसी ही मोहब्बतों के लिए तरसी रही थी, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहूं। लेकिन मेरी ननद ना तो मुझे किसी काम को हाथ लगाने देती और ना ही कभी किसी बात पर एतराज़ करती, बल्कि वह मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती। वह बाकायदा नमाज पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत भी करती और छोटे बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी। वह हाफिज़े कुरान थी, इसलिए वह चाहती थी कि अपना इल्म बच्चों में बांटे। उसे वह सदका जारिया का नाम देती थी। मेरे ससुराल में हर त्योहार, चाहे वह ईद हो, बकरा ईद हो या रब्बीउल अव्वल का महीना, बहुत अकीदत से मनाया जाता था। इस बार भी बकरीद की तैयारियां जोड़ो वो खरोश से जारी थीं। मेरे शौहर और ससुर ने कुर्बानी के लिए जानवर भी लाकर घर में बांध दिए थे। मेरी ननद कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत करती, उन्हें वक्त पर चारा डालती, पानी रखती और घर के सारे काम भी खुद ही करती। अब मैं पेट से थी, ज़रा सा काम करके मेरी तबीयत ख़राब हो जाती तो वह मुझे ननद गुस्से से कहती, आपको मना भी करती हूँ कि किचन में ना आया करें, मगर आप मेरी बात नहीं मानती। रोज़ाना रात को वह सबके साथ साथ मुझे भी दूध का ग्लास देकर जाती थी। जब से मैं इस घर में आई थी मेरी नींद बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत गहरी नींद सोती थी और जब सुबह देर से मेरी आंख खुलती तो यह देखकर मैं शर्मिंदा हो जाती कि इतनी देर तक सोई रही। तब मेरी ननद कहती, अरे भाभी आपको किसी ने कुछ कहना थोड़ा ही है, बस आप उठ गई हैं ना, अब यहाँ बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जिंदगी खूबसूरती से गुजर रही थी। बकरा ईद भी आ गई। अब ईद में सिर्फ एक दिन ही बाकी था। मेरे सास और ससुर का मामूल था कि वह ईद से एक दिन पहले घर में कुरान ख्वानी ज़रूर करवाते थे। मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर उनसे कुरान पाक पढ़वाकर नियाज भी बांटा करते थे। उस दिन भी बच्चे कुरान ख्वानी कर रहे थे और मेरी ननद अकेले ही किचन में सारी तैयारियां कर रही थीं। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वह इस बात के लिए तैयार नहीं हुई कि मुझसे मदद करवा लें, इसलिए मैं भी बच्चों के साथ आकर कुरान पाक पढ़ने लगी। जब एक डरावनी चीख सुनकर मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि मेरी ननद पूरी तरह से चिल्ला रही है। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था, मुंह से दर्दनाक आवाजें निकल रही थीं। मैं भी उसके पास वहां पहुंच गई। शौहर और ससुर को भी आज छुट्टी थी, इसलिए वह भी आज घर पर ही थे। जब उन्होंने नौशाबा को इस कदर रोते हुए देखा तो वह भी बुरी तरह बेकरार हो गए। जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल ले गए, मगर नौशाबा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। पूरे घर में मातम छा गया था। जवान मौत पर हर आंख ही अश्कबार थी। और बचा क्या था, ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसका मंगेतर बहुत परेशान और उदास नजर आ रहा था। उसे देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा कि इतनी अच्छी लड़की उसकी जिंदगी में शामिल होने वाली थी, मगर किस्मत ने इन दोनों को अलग कर दिया। अब ना जाने जो लड़की उसकी जिंदगी में शामिल होगी वह पलोशा जैसी अच्छी भी होगी या नहीं, जो उसका ख्याल भी रखेगी या नहीं। सास और ससुर का तो रो रो कर बुरा हाल था और मैं भी बहुत गमज़दा थी। वह मेरी ननद नहीं थी, बल्कि बहनों जैसी सहेली थी। उसकी मौत पर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मोहल्ले के सभी बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे।
सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसी नेक लड़की जिंदगी में किसी ने भी नहीं देखी। मगर मुझे उसके आखिरी अल्फाज बार बार याद आ रहे थे, और तो मैं हैरान हो रही थी कि मेरी इतनी नेक ननद के साथ ऐसा क्यों हुआ। जब उसका आखिरी वक्त आया तो वह चिल्लाते हुए कह रही थी कि यहाँ पर एक बहुत खौफ